नमस्कार। आज हम सत्यजीत राय की एक बहुत ही कमाल की कहानी बंकू बाबू का मित्र पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। हाँ, ये कहानी ऊपर से तो एक एलियन और एक गांव के टीचर की लगती है, लेकिन असल में ये हमारे अंदर की आवाज को पहचानने की कहानी है। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उसे एक सवाल का जवाब ढूंढना है कि एक इंसान 22 साल तक चुपचाप अपनी बेइज्जती क्यों सहता है। और वो कौन-सी एक चिंगारी होती है, जो उसे अचानक से पूरी तरह बदल देती है? हाँ, बिल्कुल। बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ बंकू बाबू की नहीं है, हम सब की है। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं, जहाँ हमें लगता है कि बस अब और नहीं। सही बात है। सत्यजीत राय ने इसी मनोवैज्ञानिक बदलाव को साइंस फिक्शन के एक मज़ेदार ताने-बाने में बुना है। और कहानी का जो माहौल है, पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव कांकुरगाची। हाँ, वो इसे हॉलीवुड की एलियन फिल्मों से बिल्कुल अलग और ज़मीनी हकीकत के करीब ले आता है। तो चलिए सबसे पहले इस कहानी के हीरो बंकू बाबू से मिलते हैं। ये है कौन? हुँ। पिछले 22 सालों से कांकुरगाची प्राइमरी स्कूल में भूगोल और बांग्ला पढ़ा रहे हैं। सीधे साधे, किसी से कोई लेना देना नहीं। और जो बात सबसे ज़्यादा हैरान करती है, वो ये है कि 22 साल में उन्हें किसी ने गुस्से में नहीं देखा। कभी नहीं। बच्चे उन पर हर तरह के मजाक करते हैं। ब्लैक बोर्ड पर उनका कार्टून बना देना, कुर्सी पर गोंद चिपका देना, और उनका रिएक्शन? बस गला खंखार के छी कह देना। और ये छी कहना भी मतलब बड़ी मजबूरी का लगता है। कहानी में इसके पीछे की 2 वजहें साफ बताई गई हैं। अच्छा। एक तो सीधी-सीधी आर्थिक मजबूरी। वो जानते हैं कि गुस्सा किया, नौकरी छोड़ी, तो इस उम्र में दूसरी मिलना मुश्किल है। हम्म। लेकिन दूसरी वजह ज़्यादा गहरी है। वो वो ये कि क्लास के कुछ होशियार बच्चों को पढ़ाने में उन्हें जो खुशी मिलती है, वो बाकी सारी कड़वाहट पर भारी पड़ती है। बिल्कुल, वो उस छोटी सी खुशी के लिए रोज का अपमान सह जाते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब उनका अपना एक अंदरूनी संसार भी है। वो इन अच्छे बच्चों को कभी-कभी घर बुलाकर कहानियां भी सुनाते हैं। अफ्रीका के जंगल, ब्राजील की खूंखार मछलियां, खोया हुआ शहर अटलांटिस। ये दिखाता है कि बाहर से शांत और दब्बू दिखने वाले बंकू बाबू के अंदर कल्पना की एक पूरी दुनिया है। सही है, पर एक सवाल मेरे मन में आता है कि जिस इंसान के अंदर इतनी कल्पनाशीलता है, वो असल जिंदगी में इतना बेबस क्यों है? ये एक क्लासिक एस्केपिस्ट का उदाहरण है। अच्छा। जब असल दुनिया आपको सम्मान और खुशी नहीं दे पाती, तो इंसान अपने मन की दुनिया में शरण ले लेता है। उनकी कहानियां उनके लिए एक कवच की तरह हैं। मतलब असल दुनिया में लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनकी कल्पना की दुनिया में वो एक ज्ञानी है। हाँ, एक कथावाचक हैं जो बच्चों को दुनिया घुमा सकते हैं। ये उनका तरीका है अपनी गरिमा को बचाए रखने का, भले ही वो सिर्फ अपने मन के अंदर हो। तो स्कूल में तो बच्चों ने परेशान करते ही थे, पर असली परीक्षा तो शाम को श्रीपति मजूमदार के घर पर लगने वाले अड्डे पे होती थी। हाँ, वो अड्डा। वो जगह उनके लिए क्लासरूम से भी ज्यादा मुश्किल क्यों थी? बच्चे तो नासमझ हो सकते हैं, पर वहां तो बड़े बुजुर्ग बैठते थे। बिल्कुल, और यही इस कहानी की सामाजिक परत को खोलता है। वो अड्डा गांव के बुद्धिजीवियों का जमघट है। हर महफिल को, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, अपना मनोरंजन करने के लिए एक पंचिंग बैग चाहिए होता है। हाँ। बंकू बाबू उस अड्डे के लिए वही थे। श्रीपति बाबू तो साफ साफ कहते भी है ना? हाँ, वो कहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति का रहना जरूरी है जिसको लेकर मजेदार ढंग से रगड़ किया जाए, वरना अड्डेबाजी का अर्थ ही क्या है। मतलब बंकू बाबू का अपमान उस महफिल की जरूरत बन गया था। ये सोचकर ही कितना अजीब लगता है। बहुत अजीब। और ये सिर्फ जुबानी मजाक नहीं था, ये उससे कहीं आगे बढ़ चुका था। हाँ। एक बार भूत प्रीत की बात चल रही थी, तो बंकू बाबू ने बस इतना कह दिया कि वो डरते नहीं हैं। और नतीजा? नतीजा ये हुआ कि रात में लौटते वक्त किसी ने उनके ऊपर स्याही फेंक दी। नया कुर्ता खराब हो गया, फट गया। और भी बहुत कुछ हुआ। कभी उनका छाता छिपा दिया, कभी जूते गायब कर दिए। हद तो तब हो गई जब उनके पान में मिट्टी मिला दी। ये तो सीधी सीधी बदमाशी है। हाँ, और ये दिखाता है कि जब आप लगातार अपमान सहते हैं, तो सामने वाला अपनी सीमाएं लांघता चला जाता है। वो आपको इंसान समझना ही बंद कर देते हैं। बिल्कुल। बंकू बाबू का चुप रहना उन लोगों के लिए एक तरह का आमंत्रण था कि आओ, हमारा मजाक उड़ाओ, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। जबकि अंदर ही अंदर वो रोज घुट रहे थे। सही बात है। इसी घुटन का सबसे बड़ा उदाहरण उस शाम को मिलता है जब कहानी का रुख बदलता है। हाँ, सैटेलाइट वाली शाम। अड्डे पर सैटेलाइट यानी उपग्रह पर बहस चल रही है, क्योंकि आसमान में एक तेज रोशनी दिखी थी। और सबसे मजेदार बात, कि वो रोशनी सबसे पहले बंकू बाबू ने ही देखी थी। हाँ,
लेकिन अड्डे पर सारा क्रेडिट निधु बाबू ले गए और बंकू बाबू हमेशा की तरह चुप रहे। अपनी एक छोटी सी जीत का श्रेय भी नहीं ले पाए। ये उनके दबे हुए स्वभाव का चरम है। वो इतने आदी हो चुके हैं पीछे रहने के कि आगे आने का ख्याल भी नहीं आता। और फिर उसी बहस के बीच वो हिम्मत करके बहुत धीरे से एक सवाल पूछते हैं। अगर दूसरे ग्रह से कोई यहीं आ जाए तो? बस इतना कहना था कि जैसे सबको मजाक उड़ाने का एक नया लाइसेंस मिल गया। बिल्कुल। भैरव चक्रवर्ती उनकी पीठ पर एक जोरदार धौल जमाते हुए कहते हैं, वाह बंकू बिहारी वाह, दूसरे ग्रह से आदमी यहाँ आएगा। इस घनघोर देहात में? कलकत्ते में भी नहीं बल्कि कंकुड़गाछी में। श्रीपति बाबू तो ये तक कह देते हैं कि एलियन आएंगे भी तो साहबों के मुल्क में, मतलब इंग्लैंड या अमेरिका में। ये एक तरह से उनके गांव को और बंकू बाबू को नीचा दिखाने का तरीका था। और यही पहली बार 22 साल में पहली बार लेखक हमें बंकू बाबू के गुस्से की एक झलक दिखाते हैं। पर वो गुस्सा भी बाहर नहीं आता। नहीं, अंदर ही रहता है। वो मन ही मन अड्डे के हर सदस्य की तुलना किसी न किसी जानवर से करते हैं। श्रीपति बाबू ऊंट जैसे, भैरव चक्रवर्ती कछुए जैसे, निधु बाबू छचुंदर जैसे। ये सिर्फ उनका गुस्सा नहीं है, ये दिखाता है कि एक टीचर होने के नाते वो लोगों को कितनी गहराई से देखते और समझते हैं। हाँ, उनकी ऑब्जर्वेशन कमाल की है, पर आत्मविश्वास शून्य है। इस अपमान के बाद वो उदास होकर अड्डे से निकल जाते हैं और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां साइंस फिक्शन और इंसानी जज्बात एक हो जाते हैं। वो बांसवारी वाला सीन। हाँ, बंकू बाबू पंचा घोष की बांसवारी से गुजर रहे हैं और अचानक उन्हें महसूस होता है कि सब कुछ खामोश है। झिंगुरों की आवाज तक बंद हो गई है। ये जो माहौल बनाया है राय ने, वो कमाल का है। बिल्कुल, वो सन्नाटा किसी बड़ी घटना का संकेत है। फिर वो एक गुलाबी रोशनी देखते हैं और एक अजीब सी चीज, जैसे कोई बड़ा सा शीशे का कटोरा उल्टा रखा हो, और वो चीज सांस लेने की तरह धीरे धीरे हिल रही है। ये सब पढ़ते हुए भी एक सिहरन सी होती है। बंकू बाबू जैसे ही पास जाने की कोशिश करते हैं, एक अदृश्य ताकत उन्हें रोक लेती है। वो जम जाते हैं। डर और आश्चर्य का मिलाजुला भाव। फिर एक पतली महीन आवाज आती है, पहले एक अजीब भाषा में, मिली पिंक्यू, और फिर अंग्रेजी में, हु आर यू? बंकू बाबू डरते डरते जवाब देते हैं, आई एम बंकू बिहारी दत्त सर। सोचिए, उस हालत में भी वो सर लगा रहे, सर, हाँ। आदत से मजबूर। और फिर उस यान का दरवाजा खुलता है और जो प्राणी बाहर निकलता है उसका हुलिया भी बड़ा दिलचस्प है। कोई डरावना मॉन्स्टर नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 फुट का पतला सा शरीर, गुलाबी कपड़े, चेहरे पर नाक कान की जगह सिर्फ छेद, और हल्दी जैसी चमकती हुई 2 बड़ी बड़ी गोल आंखें। ये है यांग, कैनियस ग्रह का वासी। सत्यजित राय की खासियत यही है कि उनका एलियन किसी बड़े शहर पर हमला नहीं करता। वो कांकुड़गछी के एक सीधे साधे टीचर से मिलने आता है। कहानी का फोकस टेक्नोलॉजी पर नहीं, इंसानियत पर रहता है। तो यांग और बंकू बाबू की बातचीत इस कहानी का दिल है, उसका सार है। यांग आते ही अपनी श्रेष्ठता साबित कर देता है। वो कहता है कि वो इंसानों से बहुत विकसित है, 14,000 भाषाएं जानता है, उसकी उम्र 833 साल है। वो मजाक में ये भी कहता है कि पहले हम जानवर खाते थे, हो सकता है तुम्हें भी खा जाता। हाँ, और वो सिर्फ बातों से अपनी श्रेष्ठता नहीं जताता, वो उसे साबित भी करता है। वो छोटी सी नली वाली चीज से? हाँ, वो एक छोटी सी नली जैसी चीज बंकू बाबू को देता है और आंखों पर लगाने को कहता है, और उसे लगाते ही बंकू बाबू की दुनिया बदल जाती है। वो सब कुछ अपनी आंखों से देख लेते हैं जो उन्होंने सिर्फ भूगोल की किताबों में पढ़ा था। उत्तरी ध्रुव, बर्फ में खेलते पोलर बेयर, आसमान में ऑरोरा बोरियालिस का शानदार नजारा। और फिर अगले ही पल वो ब्राजील के अमेज़न के जंगल में पहुंच जाते हैं। विशाल एनाकोंडा सांप और वो खूंखार पिराना मछलियां। ये पलक झपकते ही एक पूरे घड़ियाल को चट कर जाती हैं। बंकू बाबू ने ये सब सिर्फ बच्चों को कहानियों में सुनाया था, आज वो उनकी आंखों के सामने था। ये अनुभव उन्हें अंदर तक हिला देता है, एक तरह से उनकी कल्पना को हकीकत में बदल देता है। ये सिर्फ एक जादुई तमाशा नहीं था, ये यांग का तरीका था बंकू बाबू का भरोसा जीतने का, ये साबित करने का कि वो जो कह रहा है वो सच है। इस अनुभव के बाद बंकू बाबू यांग की हर बात पर यकीन करने के लिए तैयार थे। और यहीं यांग वो बात कहता है जो बंकू बाबू की जिंदगी बदलने वाली थी। वो कहता है, तुम आदमों के लिहाज से बुरे नहीं हो, तब हाँ, तुम में दोष इतना ही है कि तुम बहुत ज्यादा निरीह हो, और यही वजह है कि तुम जीवन में उन्नति नहीं कर सके। और फिर वो निर्णायक सलाह देता है,
अन्याय का विरोध नहीं करना या चुपचाप अपमान बर्दाश्त कर लेना किसी भी प्राणी को शोभा नहीं देता। ये शब्द, जैसे किसी ने बंकू बाबू के अंदर का स्विच ऑन कर दिया हो। ये शब्द बहुत जरूरी हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है, बंकू बाबू के अंदर गुस्सा और अपमान की भावना 22 साल से थी, लेकिन उसे बाहर आने के लिए एक बाहरी पुष्टि, एक एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत थी। और वो वैलिडेशन किसी इंसान से नहीं बल्कि एक ऐसी हस्ती से मिली जो उनसे हर मामले में श्रेष्ठ है। हाँ, जब यांग जैसा विकसित प्राणी कहता है कि तुम्हारा चुप रहना तुम्हारी कमी है, तो बंकू बाबू की अपनी दबी हुई भावनाओं को एक मजबूत आधार मिल जाता है। उन्हें लगता है कि वो जो महसूस कर रहे थे वो गलत नहीं था। बिल्कुल। मतलब यांग ने उन्हें वो आत्मविश्वास दिया जो गांव का कोई भी इंसान उन्हें नहीं दे सका। सही बात है। यांग के जाने के बाद का सीन मुझे बहुत पसंद है। बंकू बाबू घर लौट रहे हैं पर वो चल नहीं रहे, वो खुशी से नाच रहे हैं। हाँ, उन्हें ये एहसास होता है कि पूरी धरती पर वो अकेले इंसान हैं जिनसे किसी दूसरे ग्रह के प्राणी ने आकर बात की है। और ये एहसास उन्हें उन सब लोगों से बहुत ऊपर खड़ा कर देता है जो कल तक उनका मजाक उड़ा रहे थे। उनका आत्मसम्मान जो इतने सालों से सोया हुआ था वो जाग चुका है। वो अब सिर्फ कांकुरगाची के एक मामूली टीचर नहीं है, वो एक इंटरगैलेक्टिक अनुभव के गवाह हैं। ये ज्ञान उन्हें एक नई शक्ति देता है। और इस शक्ति का प्रदर्शन हम अगले ही दिन अड्डे पर देखते हैं। अगले दिन का सीन तो कमाली है। बंकू बाबू अड्डे पर पहुंचते हैं और उनका आना किसी तूफान के झोंके जैसा है। आते ही वो 1 मिनट तक ऐसा जोरदार कहकहा लगाते हैं जो किसी ने आज तक नहीं सुना था। सब हैरान परेशान, सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि बंकू बाबू को हो क्या गया है। वो कहकहा एक ऐलान था। पुराने दब्बू बंकू बाबू की मौत और एक नए आत्मविश्वासी बंकू बाबू के जन्म का ऐलान। वो हंसी उन सारे मजाकों का जवाब थी जो उन्होंने सालों तक सहे थे। बिल्कुल। और फिर वो बोलना शुरू करते हैं, एक एक करके सबसे हिसाब बराबर करते हैं। सबसे पहले तो सबको कहते हैं कि तुम लोग मूर्ख हो, अज्ञानी हो, क्योंकि बिना जाने समझे बकवास करते हो। फिर वो चंडी बाबू की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि मेरा छाता और मेरे जूते जो तुमने छुपाए थे कल तक मेरे घर पहुंच जाने चाहिए। ये बचपना बंद करो। क्या बात है। फिर बारी आती है निधु बाबू की, जो उन्हें चिढ़ाने के लिए बांका बुलाते थे। बंकू बाबू उन्हें सीधे चेतावनी देते हैं, अगर आज के बाद तुमने मुझे बांका कहा तो मैं तुम्हें जोंक कहूंगा। एकदम सीधी बात, कोई लाग लपेट नहीं। शक्ति का संतुलन पूरी तरह बदल रहा था और अड्डे के लोग सन्न थे। और सबसे बेहतरीन जवाब तो वो श्रीपति बाबू को देते हैं। वो तो सुनने लायक है। वो कहते हैं, आप गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं, आपको अपने आसपास चमचों की, मुसाहिबों की जरूरत पड़ती है। मैं उस दल में शामिल नहीं हूँ। और फिर वो बिल्ली वाली बात। हाँ, अगर आप कहें तो मैं अपनी पालतू बिल्ली आपके पास भेज सकता हूँ, वो बहुत अच्छे तरीके से पांव चाट सकती है। क्या तंज है। ये वो बंकू बाबू बोल रहे हैं जो कल तक नजरें झुकाकर बात करते थे। अविश्वसनीय। और कहानी का अंत तो जैसे एक धमाके के साथ होता है। वो ऐलान करते हैं कि कल रात पंचाघोष की बांसवारी में कैनियस ग्रह से यांग नाम का एक प्राणी आया था। और ये कहकर वो भैरव चक्रवर्ती की पीठ पर, उसी पीठ पर जहां वो हमेशा धौल खाते थे, जोर से एक चपत जमाकर बाहर निकल जाते हैं। ये एक प्रतीकात्मक जीत है। जिस हाथ से वो मार खाते थे आज उसी हाथ से मार कर गए हैं। और इस पूरी घटना का असर दिखाने के लिए राय ने एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली सीन रखा है। राम कनाई के हाथ से चाय का प्याला गिरना। हाँ, वो गिरता हुआ प्याला जैसे उस पुराने निजाम के ढह जाने का प्रतीक है। सब कुछ बदल चुका है। बिल्कुल। तो ये कहानी सिर्फ एक एलियन से मुलाकात की कहानी नहीं है, ये अपनी आवाज ढूंढने की कहानी है। ये बताती है कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है, और उसकी शुरुआत अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने से होती है। और यांग कोई बाहरी जादूगर नहीं था। वो बंकू बाबू के अंदर की सोई हुई चेतना का ही एक बाहरी रूप था, एक कैटलिस्ट था। तो हमारी शुरुआती चर्चा पर वापस आते हैं कि 22 साल की चुप्पी कैसे टूटती है। इस कहानी से तो यही लगता है कि कभी-कभी हमें एक ऐसे बाहरी झटके की, एक ऐसी पुष्टि की जरूरत पड़ती है जो हमें हमारी अपनी कीमत का एहसास दिलाए। बिल्कुल। बंकू बाबू को वो एहसास एक एलियन से मिला, हमें शायद किसी किताब, किसी दोस्त या किसी अनुभव से मिल सकता है। बिल्कुल सही। कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारे अंदर कल्पना और साहस दोनों मौजूद होते हैं। बस जरूरत उसे एक पल की होती है जब हम उस साहस को इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। कहानी यही खत्म हो जाती है, पर एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए जरूर छोड़ जाती है। सोचने के लिए। इस तूफानी टकराव के बाद कांकुड़गाछी में बंकू बाबू की जिंदगी अब कैसी होगी? क्या अड्डे के लोग अब उनका सम्मान करेंगे या उन्हें पागल समझकर उनसे और दूरी बना लेंगे? यांग के शब्दों में कहें तो बंकू बाबू के लिए असली उन्नति अब यहाँ से कैसे दिखेगी? ये सोचने वाली बात है।